Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. सो हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपको आई विल गिव यू द फैक्ट्स कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए फॉर द एमएससी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो उसमें आपको पता है आपको मेजरली आपके पास 5 ब्रांचेस रहती हैं, जिसमें आपके पास फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, एज वेल एज एनालिटिकल है। अब उसमें देखो एक स्टूडेंट किस तरह डिसाइड करता है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह डिसाइड करना चाहिए। आपके पास 2 चीज़ें, आपके पास एक आपका इंटरेस्ट है, एक आपकी कुछ प्रायोरिटी भी रहती है कि मुझे ये चीज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ जॉब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें रहेंगी ना। एक तो रहेगा कि आपको जॉब के लिए जाना है, एक रहेगा कि मुझे रिसर्च के लिए जाना है। अब स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए रहती है बिकॉज वो आपको एक रिसर्च एक्सपोजर देती है। ठीक है, उसमें आपको पता लगता है दैट मेरा उस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है और उसमें फर्दर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो उस सेंस में आपका एमएससी का जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखो अगर आपने प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट कर ली है दैट आई वांट टू गो फॉर अ जॉब, तो उसमें देखो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन रहेगा और आपके पास एक प्राइवेट जॉब का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब मोस्टली स्टूडेंट्स तो ट्राई करेंगे ही इन द फर्स्ट पोजीशन गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट में आपके पास क्या है, PSUs हैं, ठीक है, और इवन आपके पास जैसे BARC है, ठीक है, और DRDO, ठीक है, ये सब हैं। अब इफ़ आई टॉक अबाउट सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम आपको पता ही है, यहाँ पे गेट का एग्ज़ाम है। अब गेट का एग्ज़ाम बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो अपने फर्स्ट ईयर में विद अ वेरी गुड रैंक दे डू। तो हम तो नॉर्मली जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो अपना सेकेंड ईयर में गेट के लिए तैयारी करेंगे और गेट देंगे। अब उनमें सबसे बड़ा डायलेमा ये रहता है कि मैं प्रोजेक्ट को टाइम दे रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो आपको पहले ही ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो ऑर्गेनिक है आपको ऑर्गेनिक अवॉइड करनी चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। ठीक है, नो डाउट मैं उसको आपको आगे फर्दर बताता हूँ। देखो क्योंकि जैसे नॉर्मली हमारा जो टाइम रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 9 to 5, ठीक है, लैब में। उसके बाद आप अपने रूम में जाओगे, आप स्टडी करोगे, ठीक है। बट ऑर्गेनिक में नॉर्मली जो काम रहता है दैट इज़ इंटेंसिव, दैट इज़ लेबोरियस वर्क अलॉन्ग विद। ये नहीं है कि सिर्फ लेबोरियस वर्क ही, आपका दिमाग भी लगेगा, ठीक है, बट लेबोरियस वर्क भी रहेगा। सबसे ज़्यादा इसी में रहता है बाकियों के कंपैरिजन में। तो 9 to 5 नॉर्मली आप समझो कि अबव 5, कभी कभी आपको 7-8 बजे तक भी आपको लैब में रहना पड़ेगा। तो उसके बाद आप खुद देखिए कि उसके बाद अगर आप बाकी एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप टाइम नहीं दे पाएंगे डेफिनेटली। सो दैट्स वाई आप डिस्कार्ड तो कर दोगे उस केस में ऑर्गेनिक को। बट देखो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये डिपेंडेंट होती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी। ठीक है, मीन्स के अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर है उनकी लैब और वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो आप देखते हो, आप अपने सीनियर से पूछते हो कि किस तरह है। इफ़ यू आर रियली वांट टू गो टू ऑर्गेनिक, बिकॉज देखो ऑर्गेनिक का इस केस में ये एडवांटेज है, अगर आप स्टिल ऑर्गेनिक ले लेते हो आपके पास एक जो बैकअप प्लान है, नॉर्मली ये बैकअप प्लान रहता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, दिट इज़ बेसिकली प्लान B, तो वो स्ट्रॉन्ग रह जाता है। बिकॉज प्राइवेट में आपको बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है ऑर्गेनिक और एनालिटिकल लोगों के लिए। ऐसा क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो PSU का ये केस हो गया। अब देखो ऑर्गेनिक अगर आपने कैंसिल कर दी देन आपके पास जो बाकी हैं, बाकी आपके पास क्या बचा, आपके पास फिजिकल है, आपके पास इनऑर्गेनिक है और एनालिटिकल है। अब इसमें देखिए आप इनमें से किसको चूज़ करोगे, इसमें आप इंटरेस्ट देखोगे डेफिनेटली अपना, राइट। तो कोई स्टूडेंट है मुझे कुछ भी दे दो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको फिर एनालिटिकल के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्लान B है दैट विल गेट स्ट्रॉन्गर। मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली जो एनालिटिकल है ना वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ही बनी है, ठीक है। तो उसको फिर एनालिटिकल में जाना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, इफ़ यू हैव नो इंटरेस्ट बेसिकली। बट अगर आपका स्टिल इंटरेस्ट है, से आपका एनालिटिकल में इंटरेस्ट है तो और अच्छा है, अगर आपका से इनमें इंटरेस्ट है तो वो भी सही है। बिकॉज देखो आपको जो गेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, उसमें आपको जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसकी वेटेज ज़्यादा रहती है, मतलब रहती तो एक जैसी है बट फिर भी जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप हैं,
मीन्स के जो मैथमेटिक्स के साथ आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए। तो फिज़िकल केमिस्ट्री अगर आप लोगे, देखो काम तो तीनों में, लाइक फिज़िकल में अगर मैं बात करूँ काम कम ही रहेगा, इनमें भी काम कम रहेगा इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक। तो फिज़िकल में जैसे आप मैथमेटिक्स के साथ इन टच रहोगे तो आपको फ़ायदा ही रहेगा। देखो अगर आप BARC का इंटरव्यू दे रहे हो, आपके पास फिज़िकल में है, ठीक है, तो वो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो लाइक इफ़ यू आर एबल टू आंसर दैट मेक्स ए गुड इंप्रेशन। बिकॉज देखो BARC और DRDO में आपको पता है दैट फिज़िकल केमिस्ट्री लाइक दे आस्क यू फ्रॉम दैट, ठीक है। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट से आपका PSU उसमें भी नहीं है, आपको जाना है विद इन लाइक आपको बैंक एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए देखो आपके पास एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड मीन्स के मैथमेटिक्स, ठीक है, तो मैथमेटिक्स के साथ इंटरेस्ट रहोगे इफ़ यू टेक फिज़िकल, राइट। तो ये जस्ट मेरी एडवाइस है, बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट प्राइवेट, तो प्राइवेट में मैंने अभी बताया आपको दैट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है, आप याद रखना, ठीक है, आपको बहुत काम आएगा। ऑर्गेनिक और एनालिटिकल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है। आई एम सेइंग प्रेफरेंस ओनली, राइट। देखो जैसे कोई स्टूडेंट है, अब ये भी तो रहता है ना कि किसी, अब एक लिमिट रहती है, वो जो आपका फर्स्ट ईयर में जो ग्रेड रहता है ना विद इन एमएससी के फर्स्ट ईयर में, उसके बेसिस पे आपको मिलेगा और इनकी क्या डिमांड है, ठीक है। समटाइम्स फॉर एग्जांपल जैसे लोग हाई डिमांड में रहते हैं विद इन फिज़िकल, तो आपको फिज़िकल में नहीं मिली, आपने इनऑर्गेनिक में ले ली, ठीक है। देन अगर आपने इनऑर्गेनिक में ले ली तो भी कोई बात नहीं, इसे आपको इनऑर्गेनिक में मिल गई ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेड्स। ऑर्गेनिक तो चलो आप नहीं ले रहे थे, आपको फिज़िकल और एनालिटिकल वाला फिलअप हो गया, ठीक है, बिकॉज प्रोफेसर्स जो हैं एट मैक्स 3 वैकेंसीज रहती हैं, 3 लोगों को वो ले सकते हैं, तो आपने से आपको ऑर्गेनिक मिला तो कोई बात नहीं, मैंने बताया है स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस, ठीक है। इसका मतलब यही नहीं आप इनऑर्गेनिक वाले लोग भी बैठ सकते हैं विद इन द इंटरव्यू। अब देखो ऐसा क्यों है कि स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है ऑर्गेनिक और एनालिटिकल के लिए, बिकॉज देखो ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ ना तो R&D, ठीक है, अब R&D कहाँ रह सकती है विद इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसमें API R&D की बात करूँ अगर मैं, या फिर CROs की बात करूँ, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें काम क्या रहेगा आपका एज ए सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट, ठीक है, नए मॉलिक्यूल्स को डिज़ाइन करना, उन पे R&D करना, प्रोसेस इम्प्रूव करना, वो सब चीज़ों पे आपका काम रहेगा। तो दैट्स वाई ऑर्गेनिक की तो हमेशा डिमांड रहेगी ही विद इन इंडस्ट्री। और अगर मैं एनालिटिकल में बात करूँ तो आपको एनालिसिस वगैरह करनी है। देखो आपने अगर कोई ड्रग सिंथेसाइज करी है तो वो विद इन स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, तो आप एनालिटिकल में आप क्या सीखोगे यहाँ पे। देखो ये मैंने जो बताया ना 80% जो लोग हैं जो एनालिटिकल लेंगे ना, ये कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली रिलेटेड किससे है कि आप इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चलाया, आपने IR चलाया, आपका हाथ बैठ गया, आपको वो चलाना आ गया, तो वो आप अपनी CV में ऐड कर सकते हो, तो वो ऑलवेज एडवांटेजेस रहता है फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्री बिकॉज दे वांट दीज पीपल। तो एनालिटिकल में अगर आप लेते हो तो इसकी फर्दर डिमांड, इसमें आप सीखोगे क्या, हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, उनके पीछे लाइक क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये सब ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। प्लस आपने जो प्रोजेक्ट किया है विद इन द एनालिटिकल उसके बारे भी पूछा जाएगा। तो एनालिटिकल उस सेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी जॉब्स कहाँ रहेगी, विद इन QC रहेगी, ठीक है, एंड विद इन ADL एनालिटिकल डेवलपमेंट लैब, ठीक है। तो ये इनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है एनालिटिकल में। सो इफ़ यू आर लाइक टोटली लुकिंग फॉर द जॉब, you want to crack gate also, say if you did not get it, still अगर आपने एनालिटिकल चूज़ किया तो आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो जाता है विद इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये टोटल बताया मैंने अभी विद इन द इंडस्ट्री। और अगर मैं बात करूँ प्राइवेट में भी, जैसे अगर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री में, तो वहाँ भी देखो अगर आप फिज़िकल केमिस्ट्री लेते हो ना, तो फिज़िकल केमिस्ट्री के जो लोग हैं वो कम हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, ठीक है। तो उस सेंस में आपको फ़ायदा रहता है, ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाना उस सेंस में, तो वो एडवांटेजेस रहेगा। तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया इस सेंस में। तो ये आपका हो गया फ्रॉम द जॉब पर्सपेक्टिव। वहीं अगर इफ़ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, तो देखो वो ना टोटली डिफरेंट हो जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट एकेडमिक्स का मतलब है इफ़ आई टॉक अबाउट PhD, ठीक है, आपके पास पहले ही प्रेफरेंस है दैट आप
प्रायोरिटी सेट है दैट आई वांट टू गो फॉर द पीएचडी। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द पीएचडी देन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मैं वो बता देता हूँ। अब उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जो आपका एमएससी का प्रोजेक्ट है ना और स्पेशलाइजेशन है वो क्या, वो आपकी इन लाइन रहनी चाहिए किसके साथ, जो आप पीएचडी जिसमें परस्यू करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, एक तो सेल्फ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो आप एमएससी में प्रोजेक्ट में जो भी आपकी लर्निंग्स रहेंगी बेसिक, वो आपको काम आएंगी पीएचडी में। ठीक है, प्लस जब आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू दोगे तब भी वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछा जाएगा ना दैट आपने अगर से मिसमैच है दोनों चीज़ों में तो यू शुड हैव एन आंसर फॉर द फॉर द इंटरव्यू, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द आंसर। ठीक है, तो क्योंकि देखो अगर वो इनलाइन नहीं रहता है ना तो वो एक गलत इंप्रेशन डालता है, ठीक है, इंटरव्यू में, दैट द स्टूडेंट इज़ लैकिंग क्लैरिटी। तो आपका इनलाइन रहना चाहिए। इनलाइन देखो ये नहीं है कि सेम ही हो, चाहे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट से आपने इनऑर्गेनिक में किया है, ठीक है, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द पीएचडी पोजीशन, उसमें आप चूज़ करना चाह रहे हो ऑर्गेनोमेटालिक्स, ठीक है, या इवन अगर आप सुप्रा मॉलिकुलर भी चूज़ करना चाह रहे हो तो सुप्रा मॉलिकुलर में भी आपको पता है दैट हमारे पास जो मेटल आयंस हैं उनके अराउंड जो लाइगेंड है, तो उसमें देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तो एप्लीकेशन है ही, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी पोजीशन लेना चाह रहे हो विद इन द नैनो साइंसेज, आपने इनऑर्गेनिक में प्रोजेक्ट किया, दैट इज़ स्टिल बेटर। ठीक है, बिकॉज इनऑर्गेनिक में हम जैसे बात तो करते हैं ना मेटल्स की, तो वो चीज़ ठीक है, बट अगर इट गोज़ टोटली ऑपोजिट, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में किया है और अगर आप पीएचडी पोजीशन लेना चाह रहे हो विद इन द फिज़िकल, तो वो डिफरेंट हो जाता है। तो एक आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका इनलाइन रहना चाहिए। ठीक है, और आप देखो, और आप किस बेसिस पे चूज़ करोगे, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। देखो, इंटरेस्ट और स्कोप फर्दर फॉर द पीएचडी। अब देखो, स्कोप तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पे ना आप ज़्यादा फोकस किस पे करो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बिकॉज देखो आपने पीएचडी करनी है उसमें, तो पीएचडी में आपको उसको टाइम भी देना पड़ेगा, राइट। तो आप इंटरेस्ट ज़रूर देखिए उसमें। और देखो उसमें एक और चीज़ है, अगर आपको पीएचडी करनी है आपको जेआरएफ क्लियर करना है, ठीक है, क्योंकि मेजर अपना एग्ज़ाम जेआरएफ भी रहता है, ठीक है, सीएसआईआर का, तो उसमें आपको देखो टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट है विद इन ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक में आप पीएचडी करना चाहते हो किसी टॉपिक में फर्दर से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में करना चाहते हो, तो आपने ऑर्गेनिक में अपना प्रोजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको ऑर्गेनिक के ड्रॉबैक्स तो बताए थे, तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा उस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और बाकी मतलब यही चीज़ है, स्कोप देखो हर सब्जेक्ट में है। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑर्गेनिक में इफ़ आई स्पेशली टॉक अबाउट, तो आगे जो टॉपिक्स हैं ना, दे आर इन हाई डिमांड। ऑर्गेनिक में कहीं ड्रॉबैक बोल सकते हैं दैट जो कंपटीशन है वो भी ज़्यादा रहेगा, काम काफ़ी लेबोरियस रहेगा, और ऑर्गेनिक में पीएचडी करना इज़ वेरी चैलेंजिंग, बट नेवरदलेस इफ़ यू हैव इंटरेस्ट देन गो फॉर इट। ठीक है, एंड चूज़ द एमएससी प्रोजेक्ट विद इन द ऑर्गेनिक लिमिट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ से फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है विद इन द फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है, तो वो फिज़िकल में कर सकता है। देन उसके बाद विद इन द पीएचडी हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, विद इन फिज़िकल केमिस्ट्री, लाइक आपके पास कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है। अब कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में क्या है, देखो उसमें फ़िज़िकल जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप देख सकते हो कि कोई रिएक्शन आप साइमुलेट कर सकते हो, कोई रिएक्शन किसी गिवन रिएक्शन कंडीशंस में किस तरह बिहेव करेगा, ठीक है, विदाउट परफॉर्मिंग दैट इन द लैब, तो उससे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिएक्शन कंडीशंस वो हो जाती हैं। तो ये चीज़ है फिज़िकल में भी। और फॉर एग्जांपल आपने इनऑर्गेनिक में किया, तो इनऑर्गेनिक में भी फर्दर आपके पास टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे मैंने बताया, इनऑर्गेनिक ना इज़ बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड फिज़िकल। अगर आप इनऑर्गेनिक में करते हो तो इनऑर्गेनिक से जैसे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप बायो इनऑर्गेनिक में कर सकते हो, ठीक है, इसमें भी काफ़ी अच्छी रिसर्च चल रही है, आप बायो इनऑर्गेनिक में कर सकते हो। आपके पास कोऑर्डिनेशन है,
मीन्स आप ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में कर सकते हो, आप नैनो साइंसेस में कर सकते हो. सो ब्रिज इज़ ऑलवेज देयर फॉर द इनऑर्गेनिक. ठीक है, तो इससे हमारा टोटल ओवरऑल समरी ये है दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एज वेल एज योर प्रायोरिटी. ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग, आपकी प्रायोरिटी जॉब ही है, तो यू शुड गो विद द फर्स्ट सिनेरियो. एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर द PhD, then you should consider your interest and keep your MSc in line with your PhD. ठीक है, इंटरेस्ट जाइए, उसमें स्कोप देखिए, स्कोप आपको डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट में ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो इसी के साथ आई एंड दिस. सो टिल देन गाइज, हैप्पी लर्निंग.